हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए एक न्यू ड्रामा लिख रही हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड स्टोरी बहुत ही अच्छी है जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लिसा से होती है जो कि इवेंट हॉल से बाहर आकर स्मोक करने आई होती है, पर उसका लाइटर जल नहीं रहा होता है। इतने में हमारा मेन लीड शेन यहाँ पर आकर उसका लाइटर जलाने में हेल्प करता है और कहने लगता है कि सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर को सही डायरेक्शन में वर्क करना पड़ता है, नहीं तो कितना भी रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क कर लो वो काम नहीं करेगा। तो लिसा इसी को अपनी लाइफ से रिलेट कर रही होती है कि उसने जियांग से शादी करके अपनी लाइफ का सबसे रॉन्ग डिसीजन लिए। वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है और सोच रही होती है कि उसने बस अपनी फैमिली को बचाने के लिए जियांग से शादी करी थी, लेकिन अब वो इतने बड़े मिसफॉर्च्यून में फंस गई है। तभी हम देखते हैं कि शेन तो यहाँ पर लिसा की पुरानी फ़ोटो देख रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया हूँ। फिर लिसा वापस से इवेंट हॉल में आ जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड जियांग का नेम अनाउंस हो रहा होता है कि वो अभी सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन गया है। लिसा फिर हमें जियांग के बारे में बताने लगती है कि ये उसका हस्बैंड है जो कि बस हमेशा उसको डिग्रेड करता रहता है। वो उसे हमेशा अपनी शेडो में रखता है और कोई भी चीज़ों में उसे आगे नहीं बढ़ने देता। इवन चाहे लिसा कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जियांग ने उसे पीछे करके रखा हुआ है। ये बात यहाँ पर इवेंट में और भी लड़कियां बातें कर रही होती है कि अगर वो बिजनेस में होती तो और भी अच्छा कर रही होती। फिर यहाँ लिसा तो बस जियांग का अवार्ड लेते हुए देख रही होती है। तभी हम देखते हैं शेन को जो कि अपने किसी बंदे को कॉल करके लिसा के पास रहने के लिए अपने कुछ काम अरेंज करने का ऑर्डर देता है। फिर लिसा यहाँ सोच रही होती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी और जियांग की शादी कैसे हुई। असल में लिसा के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है और तब यहाँ पर जियांग सामने से आकर लिसा को ऑफर देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करूँगा और तुम्हारी कंपनी हैंडल करूँगा। लिसा फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट देखकर सोच रही होती है और तभी यहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे समझाने लगती है कि वो एक लड़की होकर अकेले कंपनी को कहाँ ही संभाल पाएगी, उसे एक मैन की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए उसे जियांग से शादी कर लेनी चाहिए। वो उसका सपोर्ट बनेगा और उनकी फैमिली को भी संभालेगा। लिसा अपनी ग्रैंडमा से कहती भी है कि वो जियांग को पसंद नहीं करती, तो फिर उसकी ग्रैंडमा उसे समझाने लगती है कि शादी के बाद उनकी फीलिंग्स कल्टिवेट हो जाएगी। वो उसे समझाती है कि मेरी और तुम्हारी ग्रैंडपा की भी शादी अरेंज मैरिज थी। तभी लिसा का भाई हानो से कहने लगता है कि सिस्टर नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकती, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन रिजेक्ट कर दूंगा और यहाँ घर संभालूंगा। तो लिसा कहती है कैसे कैसे तुम सिलेक्शन को गिव अप कर सकते हो, ये तुम्हारा ड्रीम था ना स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना। तो हान कहता है कि लेकिन सिस्टर, तुम जिस बंदे को जानती भी नहीं हो तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो, मैं इसके लिए नहीं मान सकता। लिसा अपने भाई को डांट रही होती है कि वो बीच में ना पड़े। तभी इतने में ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम लोग झगड़ा मत करो और वो लिसा से कह देती है कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है, फिर मैं भी मर जाती हूँ तुम्हारे मॉम डैड के साथ ताकि मैं तुम लोगों के ऊपर बर्डन ना बनूँ। तो लिसा फिर अपनी ग्रैंडमा की ऐसी बात सुनकर जियांग से शादी के लिए मान जाती है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ वो सुन रही होती है कि कुछ लड़कियाँ उसके बारे में कह रही होती है कि उसकी और जियांग की शादी को हुए 5 साल हो गए, लेकिन उन दोनों ने आज तक कभी नाइट स्पेंड करे ही नहीं, वो लोग सेपरेट रहते हैं और वो दोनों बस नाम के कपल से और कुछ नहीं। तभी लिसा जियांग को ढूंढने के लिए यहाँ पर बैक स्टेज रूम में आती है जहाँ वो देखती है कि वो किसी लड़की को किस कर रहा होता है। लिसा उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रही होती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करा। तो यहाँ पर फिर जियांग अपनी उस गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने बोलता है और फिर लिसा को चिल्लाने लगता है कि उसकी वजह से इतना अच्छा टाइम उसका ख़राब हो गया। तो वो कहता है कि अब तुम मुझे खुश करोगी, फिर जब मेरी फैमिली को फ़ायदा मिलेगा ना तो तुम्हें भी मैं उसमें थोड़ा सा फ़ायदा दे दूंगा। लिसा गुस्से में उसे थप्पड़ लगाने चाहती है तो फिर जियांग उसका हाथ रोक देता है और उसे समझा देता है वो चुपचाप से उसकी शैडो में रहे और उसकी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो फिर वो उसकी लिन फैमिली को झटके में गायब कर देगा। लिसा ये सुनकर बस सोचती रह जाती है कि जिस मैरिज को मैंने हेवन समझी थी वो तो मेरी खुद की ग्रेव बन चुका है। वो सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी कि उसने इस जियांग पर इतनी बार बिलीव करी। फिर अब वो उसे कह देती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है, ऐसा कहकर जा रही होती है तो जियांग कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकती हो। और पता है सबसे ज़्यादा फुलिश पर्सन कौन होता है, जो कि कोई वैल्यू नहीं रखता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिसा अपने ऑफिस में होती है। तभी इतने में उसकी सेक्रेटरी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और फिर उसे बताने लगती है कि उसने सुनी है कि जो जियांग की कंपनी है उसमें मिस्टर शेन की कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। वो बताने लगती है कि मिस्टर लूशियन की कंपनी इस शहर की सबसे बड़ी रिचेस्ट कंपनी है
और उस फैमिली का जो हेड है मिस्टर शेन, वो बिजनेस एम्पायर में तो फर्स्ट है ही, साथ ही साथ वो स्पेशल फोर्स का लीडर भी है। यहाँ पर शेन अपनी कंपनी में आया होता है और उसके सारे गार्ड्स उसका वेलकम कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि शेन तो असल में लिसा के भाई हान का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है। जिस दिन उन लोग की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो उस दिन लिसा वहाँ पर गई होती है और शेन हान से कहने लगता है कि तू अपना फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, मैं चलता हूँ। तो लिसा अपने भाई से पूछती है कि वो कौन है। तो फिर हान बताता है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसके पास अब कोई फैमिली नहीं है। तो ये सुनकर लिसा फिर शेन को फ्लावर देने जाती है और उसे हैप्पी ग्रेजुएशन विश करके वापस अपने भाई के पास चली जाती है और अपनी फैमिली के साथ बातें कर रही होती है। तो शेन बस उसे देखता रह जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि शेन और हान सेम जगह पर ही वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पर हान अपनी सिस्टर लिसा की जब फोटो देख रहा होता है तो शेन उसे पूछता है कि ये कौन है। तो हान बताता है कि ये मेरी सिस्टर है। असल में यहाँ पर आने से पहले मेरी उसके साथ बहुत ही बड़ी फाइट हो गई और मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो अभी भी मुझसे बहुत गुस्सा होगी, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे फ़िक्र इस बात की हो रही है कि मेरी सिस्टर की जो शादी है वो उसमें खुश होगी कि नहीं। तो शेन को अब जाकर पता लगता है कि उसकी शादी हो गई। तो फिर हान उसे बताने लगता है कि फैमिली के लिए उसे ये करना पड़ा और इसी बात पर हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली को संभालने जाना चाहता हूँ ताकि मेरी सिस्टर को इतना परेशान ना होना पड़े। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और एलिसा को एक कॉल आती है, जिसके बाद वो सीधा यहाँ जियांग से बात करने पहुँचती है कि उसकी कंपनी की जो एक लैंड है वहाँ पर कुछ गुंडे ग्रुप ने कब्जा कर लिए और वो लोगों ने उसके कुछ बंदों को भी किडनैप कर लिए और उससे पूरे 50 मिलियन मांग रहे हैं, तभी वो लोग उसके बंदों को वापस करेंगे। इसलिए वो पैसे जियांग से मांगने लगती है हेल्प करने के लिए। तो जियांग उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि इतने बड़े ग्रुप से वो पंगा नहीं ले सकता। और वो लिसा से कहने लगता है कि उसने ऐसी मिस्टेक करी भी कैसे। तो लिसा कहती है कि प्लीज़ यही समझ लो कि मैं तुमसे उधार ले रही हूँ और मदद कर दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न करूँगी। बस समझ के लो कि वो इंडस्ट्री मेरी मॉम की है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। यहाँ पर जियांग उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। तो लिसा को बहुत बुरा लगता है। वो उससे कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें चूज़ करी। वो वापस अपने कंपनी में आ जाती है और फिर इतने सारे लोगों को कॉल लगाती है तो भी कोई काम नहीं बनता। लिसा सोचने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं उस इंडस्ट्री और सारे एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। फिर वो जब घर आती है तो उसकी ग्रैंड माँ गुस्सा आने लग जाती है कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताई भी नहीं। तो फिर लिसा कहती है कि ग्रैंड माँ मैं बस आपको फिक्र में नहीं डालना चाहती थी। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम वैसी पर्सन नहीं हो कि जो अपनी फैमिली और काम को छोड़ दो। तभी लिसा कहती है कि ग्रैंड माँ मैंने सिक्योरिटी टीम को ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुकी हूँ, आप फिक्र मत करो। तो उसकी ग्रैंड माँ बताती है कि तुमने जिसको भी हायर करी होंगी वो इस लायक का नहीं होगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल फोर्स से एक ऑफिसर को बुलाई हूँ। फिर इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और उसे बताने लगता है कि मिस लिसा, अब से मैं आपकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हूँ। तो लिसा फिर उसे देखती ही पहचान लेती है कि ये वही बंदा है जिसने उसको लाइटर जलाने में मदद किया था। उसे कहती है कि तुम वही हो ना। तो यहाँ पर शेन मनी मन खुश जाता है कि उसे मैं याद हूँ। फ्रेंड में कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो फिर लिसा बताने लगती है कि कुछ दिन पहले वो लोग इवेंट हॉल के बाहर मिले थे। फिर लिसा यहाँ पर शेन को समझाने लगती है कि वो कोई छोटे मोटे झगड़े में नहीं फंसी है, बल्कि बहुत ही बड़े ग्रुप के साथ उसका झगड़ा हुआ है। तो शेन पूरा डिटेल बताने लगता है कि जिसके साथ उसका बंधा हुआ है वो कौन से आर्मी फोर्स है और उनके पास पूरे 5000 मैन है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। तो लिसा कहती है कि यानी तुमने मेरे बारे में सब इन्वेस्टिगेट कर चुके हो। तो शेन हाँ बोलता है। तो लिसा फिर पूछती है कि तुम लोगों ने फिर क्या प्लान करे हो। तो बताता है कि उसके सारे मैन रेडी है अटैक करने के लिए, बस उसका एक ऑर्डर चाहिए। लिसा सोचने लगती है कि वो उसे एकदम रिलायबल वाली फीलिंग क्यों दे रहा है, और फिर डिसाइड करती है कि नहीं, किसी भी मैन पे अभी वो ट्रस्ट नहीं कर सकती है। वो उसकी बात मान जाती है कि ठीक है, ये सब अब मैं तुम्हें हैंडल करने के लिए दे रही हूँ और वहाँ ट्रिप से जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारा मिशन कंप्लीट होगा। ये लोग उस क्लब में पहुँच जाते हैं उन गुंडों से बात करने के लिए और लिसा वहाँ पर पैसे देती है और कहती है कि अब मेरे एम्प्लॉयज़ को छोड़ दो। तो फिर ये बंदा तो इतने से पैसों के लिए मान नहीं रहा होता है और कहने लगता है कि उसे और चाहिए। लिसा उसे एक अच्छी बिजनेस डील का भी ऑफर दे रही होती है जिसमें उसे 50 मिलियन से भी ऊपर प्रॉफिट होगा, पर वो इतनी इजीली मानने वाला नहीं था और वो अपने गुंडों को बोलकर लिसा के ऊपर अटैक कराने की कोशिश करता है। तो शेन अकेला इन सभी से फाइट करके लिसा को प्रोटेक्ट कर लेता है और उस बंदे को अपने मेन बॉस से बात करवाने के लिए बोलता है। तो फिर वो डर के मारे मान जाता है। फिर इसके बाद लिसा यहाँ शेन को मेडिसिन लगा रही होती है और उसकी बैंडेज वगैरह करने लगती है और बताती है कि वो अपने भाई को भी ऐसी मेडिसिन लगाया करती थी। फिर शेन कहता है कि उसे वापस से बाहर चेक करने जाना है। तभी लिसा उसकी जैकेट पहनाने में हेल्प करती है
और शैन उसे एक नेकलेस देने लगता है। तो फिर वो कहती है कि ये क्या है। तो फिर वो बताता है कि असल में इसमें रिकॉर्डर है जिससे वो हर वक्त उसे मॉनिटर कर सकता है और ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और फिर वो उसको पहना देता है और वो टेस्टिंग के लिए लिसा को कुछ बोलने बोलता है। तो लिसा कहती है कि तुम यहाँ पर हो तो मुझे बहुत सेफ फील होता है। तो शैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ सब ठीक है। फिर वो अपना चला जाता है। फिर शैन यहाँ से जब बाहर निकलता है तो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम चाहे मुझे ड्राइवर बना देते, गार्डनर बना देते या फिर एक कुक बनवा देते, लेकिन तुमने कहाँ से मुझे बॉडीगार्ड बना दिए। तुम्हें पता है कल मैंने अपनी लाइफ को कितनी बड़ी रिस्क पे डाला था। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, बिना बॉडीगार्ड बने आप कहाँ अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिस लिसा को दिखा पाते, और आप जो इतने हैंडसम है वो सब कैसे दिख पाता। तो शैन कहता है कि ठीक है आप चुप बैठो। और शैन अब ऑर्डर देता है कि अब वो उस वांग को मारने जाएगा जो कि मेन बॉस है। और फिर हम देखते हैं कि शैन अपनी पूरी टीम को लेकर मिशन पर निकल जाता है। फिर रात में शैन जब घर आता है तो वो लिसा को सोफा पर सोया हुआ देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। इतने में लिसा जाग जाती है और फिर शैन से बैठकर बात करती है। शैन यहाँ पर उसके पैसे उसे रिटर्न देने लगता है कि वो शॉपिंग कर गया ही नहीं तो पैसे खर्च ही नहीं हुए। लिसा कहती है कि कल हम जो डील करने जाएंगे ना तो पूरी कोशिश करना कि कोई झगड़ा आगे ना बढ़े, सब मेरी गलती है। ये खतरा मैंने आखिर पहले पता ही नहीं कर पाई थी, नहीं तो ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। मुझे बस अब इसी बात की फ़िक्र हो रही है कि इन केस अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ही हेट करेंगे। तो फिर शैन लिसा को बताता है कि मैं ऑर्फन हूँ। ये सुनकर वो शॉक रह जाती है और उसे सॉरी बोलती है। शैन कहता है कि कोई बात नहीं। तभी लिसा उसे कहने लगती है कि बस ये मैटर जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर बन सकती हूँ। शैन इसका जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि कल सब कुछ बेटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैन का असिस्टेंट घर पे आता है और लिसा को गुड न्यूज़ सुनाने लगता है कि वो जो गुंडा था वांग, वो और उसके सारे लोग ऑलरेडी कल धमाके में मर चुके हैं और अब जो उसकी कंपनी थी जिसको लोगों ने कैप्चर करे हुए थे अब वो फ्री हो चुकी है। लिसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और असिस्टेंट को पकड़ के कहने लगती है ये कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे आते ही देखो गुड न्यूज़ आ गई। वो फिर अपना लगेज पैक करने जाती है। असिस्टेंट तो शैन को इसमें गुस्से में देखकर जल्दी से भाग लेता है। फिर शैन यहाँ लिसा के रूम में आता है। लिसा से कहती है कि चलो अपना लगेज तुम भी पैक कर लो, आज ही हम लोग अपनी कंट्री वापस चलते हैं। तो शैन कहने लगता है कि हम यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा क्यों ना एक दिन और रुक जाए और तुम रेस्ट भी कर लोगी। तो लिसा मान जाती है और फिर शैन लिसा और अपने डॉग को लेकर बाहर घूमने गया होता है। ये लोग बाहर बहुत सारी जगह घूमते और फिर शैन लिसा को बंदूक से शूट करना भी सिखाता है और वो जब सीख जाती है तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। और पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर लोग घर आते हैं। तब यहाँ पर शैन लिसा के पास आकर लाइट्स ऑन करने जा रहा होता है। तभी लिसा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और उसे आज के लिए थैंक यू बोलकर जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। और फिर शैन लिसा की फ़ोटो देख रहा होता है जो कि उसके फ्रेंड हान के पास थी और वो हान से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनना चाहता हूँ। फिर लोग अपनी कंट्री चाइना वापस आ जाते हैं और यहाँ पर लिसा जियांग से मिलने जाती है क्योंकि उसने उसे रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया होता है। यहाँ पर शैन भी साथ आया होता है तो जियांग कहने लगता है कि ये कौन है। लिसा बताती है कि मेरा न्यू बॉडीगार्ड है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत पड़ गई। चलो अच्छा जो भी हो, वैसे भी इस बार की तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्योंकि तुम लकी थी इसलिए, लेकिन अगली बार का नहीं पता है, इसलिए तुम्हें अपनी न्यू कंपनी मुझे संभालने को देना होगा क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम क्या ही कर पाओगी। तभी शैन लिसा के कान में जियांग के बारे में कुछ मजाक उड़ाने लगता है और जियांग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि मेरे सामने तुम मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो लिसा इसे डिवोर्स एग्रीमेंट देती है और कहती है कि जल्दी अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहूँगी। तो शैन को भी अभी पता लगता है कि लिसा डिवोर्स लेना चाहती है। फिर यहाँ पर जियांग कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या वो जो इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया उसकी वजह से। तो लिसा फिर तुरंत ही चेक करती है और उसे पता लगता है कि जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में इंटरनेट पे काफ़ी रूमर्स फैल चुकी है। जियांग उसे समझाने लगता है कि इतनी छोटी सी बात की वजह से जेलस होने की क्या ज़रूरत है, देखो अब तुम ये अपनी फालतू की हरकतें करना बंद करो। तो लिसा उसे समझाती है कि तुम्हारा ये जो प्राइवेट मैटर है ये तो मेरे लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर जियांग पूछता है कि फिर क्या रीज़न है। तो लिसा उसे बताने लगती है कि उन लोग की शादी को 5 साल हो गए और 5 सालों में उसने बस उसकी लिन फैमिली को खाली किया है और कुछ नहीं, और उसे बस हमेशा कम लेवल समझा है। वो कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुमने मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट किया और कह दिया कि मैं इसके लिए लायक ही नहीं हूँ। ठीक है अब इस डिवोर्स एग्रीमेंट को साइन करो, तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, नहीं तो फिर अब हम कोर्ट में मिलेंगे। ऐसा कहकर वो तुरंत ही शैन के साथ चली जाती है। फिर जियांग तो यहाँ सोच रहा होता है कि लिसा देखना तुम्हें बाद में ज़रूर रिग्रेट होगा।
फिर घर आने के बाद शेन लिसा से इस बारे में पूछ रहा होता है कि मिस लिसा आखिर आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे बोला था ना कि किसी भी चीज़ में अगर रॉन्ग डायरेक्शन में ज़्यादा हार्ड वर्क किया जाए तो वो कोई काम का नहीं होता, उससे बस मिस फॉर्चून मिलती है। मैंने जियांग से शादी करने का डिसीजन लेकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी थी और अब मैं अपनी उस गलती को सुधारने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारा जो मेरी सेफ्टी का मिशन था वो पूरा हो चुका है, तो हमारा रिलेशन यहीं पर ही ख़त्म है। लेकिन हाँ, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें अपना सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाना चाहती हूँ ताकि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करो। बताओ तुम करना चाहोगे। तो फिर शैन तो तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और लिसा फिर उसे डील होने के लिए हैंडशेक कर दिए। जैसे ही वो जाने लगती है तो शैन तो खुशी के मारे यस बोलते हुए नाच रहा होता है। तभी लिसा उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है तो शैन जल्दी से प्रिटेंड करता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि लिसा उसे कैसे डिवोर्स ले सकती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ उस लड़के के बारे में चेक करो, वही लड़का जो लिसा का बॉडीगार्ड बनने का नाटक कर रहा है। जाओ पता करो कि उसके और लिसा के बीच में अफेयर तो नहीं चल रहा है और वो मुझे चीट तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट बताता है कि उसने ऑलरेडी उन दोनों का रिलेशन चेक कर चुका है और पता लगा है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी गलत नहीं चल रहा है। तो भी फिर जियांग कहता है कि इतनी आसानी से वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती है। फिर जिया घर जाती है और अपनी ग्रैंडमा को इस बारे में बता देती है ये ग्रैंडमा, मैंने जियांग से डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। तो उसकी ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि तुमने डिसीजन ले लियो, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगी। तो लिसा कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं कंपनी को अच्छे से संभाल लूँगी। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छी बात है कि तुमने उस बंदे को डिवोर्स देने का सोच लियो, अब तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और अपने सामने अच्छे बंदे को देखना चाहिए और अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा सामने शन को देख रही होती है। तो लिसा कहती है कि ग्रैंडमा आप कैसी बातें कर रही हैं, वो तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ये यंग है तो क्या हुआ, और अच्छी बात है, फिर वो और फिजिकली फिट है, वो तो इतना हैंडसम भी है कि उसे देख कर ही लगता है कि उसके बच्चे भी कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे होंगे। तो हमारी फैमिली को एक वारिस मिल जाए तो कितनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। तो लिसा तो अपनी कान बंद कर रही होती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं। फिर लिसा अपनी ग्रैंडमा के घर से बाहर निकलती है और देखती है कि शैन बाहर ही खड़ा है। तभी इतने में वो देखती है कि हाँ, उसने तो उसे रिकॉर्डर दे चुका है और उसकी सारी बातें क्या उसने सुन लिया होगा। उससे पूछती है कि क्या तुमने सब सुने। तो फिर शैन हाँ बोलता है। तो लिसा तो बहुत एम्बैरस होती है और तुरंत ही फिर यहाँ से बहाना करके चली जाती है। फिर ये लोग कंपनी आ जाते हैं और इसे जियांग का कॉल आता है। वो उसे कह देता है कि मैं साइन नहीं करूँगा, तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती। तो लिसा फिर गुस्से में उसका कॉल कट करती है। तो लिसा को गुस्से में देखकर शैन पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसे बता देती है कि वो उस कमबैक इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए मान नहीं रहे, अब मुझे लीगल प्रोसीजर का यूज़ करना होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर वो तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके ऑर्डर दे देती है कि जियांग के खिलाफ केस फाइल करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट आकर उसे गुड न्यूज़ बताने लगता है कि शहर की जो रिचेस्ट कंपनी है मिस्टर लूशियन की, वो लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। तो ये बात जियांग को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है। वो कहता है कि इससे पहले मैं काफ़ी उनके चक्कर काट रहा था कि वो हमारे साथ बिजनेस डील करे, पर वो तो मिलने के लिए भी नहीं मान रहे थे, तो अचानक से कैसे मान गए। फिर असिस्टेंट बताता है कि लेकिन मिस्टर शैन की एक शर्त है। उन्होंने कहा है कि आप मिस लिसा से डिवोर्स लेकर लिन फैमिली के साथ रिश्ते कट कर लेंगे तो ही। तो यहाँ पर जियांग ये सुनते के साथ ही तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और वो सोच रहा होता है कि एक बार उसका इतनी बड़ी कंपनी के साथ डील साइन हो जाएगा तो लिसा तो उसके पास वापस आई जाएगी। और फिर जियांग डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर लिसा के ऑफिस में आ जाता है और उसे देते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। तो लिसा देखती है कि उसने साइन कर दिया तो वो खुश हो जाती है और सोचती है कि इसने अपना माइंड कैसे चेंज करा। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शैन ने बाहर जाकर ये काम अपने असिस्टेंट को दिया होता है कि वो जियांग को जाकर ये बोले कि वो उसके साथ डील करने को रेडी है, बस उसे अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना होगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिसा जियांग से कहने लगती है कि फिर मिस्टर जियांग गुड बाय, अब तुम जा सकते हो। तो वो कहता है कि अभी तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे यकीन है बाद में तुम खुद ही मेरे पास आओगी। लिसा कहती है कि लगता है तुमने मशरूम को कच्चा खा लियो इसलिए हेलुसिनेशन हो रहा है, तो अगली बार ना अच्छे से पका के खाना। तो जियांग उसमें कहता है कि देखना तुम एक दिन रोते हुए खुद मेरे पास नील डाउन करने आओगी, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। ये कहकर वो चला जाता है और फिर लिसा तो डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके लिए यहाँ पर एक फ्लावर रखा होता है। तो वो खुश हो जाती है कि इस फ्लावर का मतलब है एक फ्रेश स्टार्ट। तभी वो सोच रही होती है कि किसने रखा होगा,
इतने में यहाँ पर शेन आता है और कहता है कि मैंने पहली बार किसी के लिए फ्लावर लिया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आया होगा। उसे कहता है कि अब तुम्हारी एक न्यू स्टार्ट हुई है, तुम आगे बिना कोई प्रॉब्लम के अपनी न्यू शुरुआत कर सकती हो। तो लिसा फिर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और उसे स्माइल करते हुए देखकर शेन को बहुत अच्छा लगता है कि इतने टाइम बाद उसने उसे स्माइल करते देखा। फिर लिसा देखती है कि शेन उसे देखे जा रहा है। इतने में फिर उसे उसकी सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो बताने लगती है कि कंपनी में सारे शेयर होल्डर को उसके डिवोर्स के बारे में पता चल गया है, क्योंकि जियांग ने ही उन्हें बताया और वो लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि वो सभी को एक एक्सप्लेनेशन दे। तो फिर लिसा अपनी सेक्रेटरी को कल एक शेयर होल्डर मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलती है और फिर कॉल रखते ही वो यहाँ पर शेन को बताने लगती है कि कल उसकी लाइफ का बहुत ही बड़ा बैटल होने वाला है। तो शेन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो लिसा फिर उसे कहने लगती है कि ये उसकी लिन फैमिली का पर्सनल मैटर है, तो वो अकेले हैंडल कर लेगी। तो वो शेन को कहती है कि तुम बाहर ही रहना। तो शेन इसके लिए मान जाता है और लिसा से कहता है कि अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत ही तुम रिकॉर्डर में बोलना, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा। तो लिसा मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे शेन यहाँ लिसा को कंपनी तक छोड़ने आता है और वो बाहर ही इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में उसे सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर शक हो जाता है, तो वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करके बोल देता है कि वो तुरंत ही मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज हैक करके उसे दिखाए। फिर हम देखते हैं कि शेयर होल्डर मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स इंतज़ार करके बातें करने लगते हैं कि मीटिंग का टाइम भी हो गया है और चेयर वुमेन अभी तक आई नहीं है। वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि ऐसे कैसे वो कहाँ चली गई। तभी इतने में यहाँ पर जियांग सभी से कहने लगता है कि देखा, वो लिसा चेयरमैन बनने लायक है ही नहीं, इसलिए मेरा कहना है कि हमें उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा देना चाहिए। वो सभी को इस चीज़ के लिए वोट करने बोल रहा होता है। तो लिसा की सेक्रेटरी कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले मुझे मिस लिसा को कांटेक्ट करना होगा कि उन्हें आने में देर क्यों लग रही है। तो फिर जियांग उसे कह देता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे तुम नहीं जा सकती हो, ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे टाइम पर पहुंचना चाहिए था। वो सभी से कह देता है कि देखा, वो नहीं आने वाली है तो हमें उसे निकालने के लिए वोट करना चाहिए। इतने में डोर खुलता है और लिसा यहाँ पर शेन के साथ पहुँच जाती है। तो उसे देखकर जियांग शॉक होता है कि तुम कैसे आ गई। लिसा कहती है कि तुम्हें क्या लगा था इतना डिस्गस्टिंग तरीका तुम यूज़ करके मुझे ट्रैप कर लोगे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे लिसा को वहाँ पर गुंडों ने पकड़ के रखे थे और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। यहाँ पर लिसा उन गुंडों से कह रही होती है कि वो लोग उसे जाने देते। तो फिर वो लोग कहते हैं कि वो लोग बस उसे मीटिंग तक ही रोकना चाहते हैं, तो वो चुपचाप से बैठी रहे। लिसा अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रही होती है तो ये लोग ये देख लेते हैं। इतने में यहाँ पर शेन लिसा को बचाने के लिए पहुंच जाता है और इन सारे गुंडों से वो अकेले ही फाइट कर लेता है। फिर लिसा यहाँ पर चलने की कोशिश करती है तो वो वीक होती है, तो शेन फिर उसे उठा कर लेकर आता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिसा जियांग को चिल्ला रही होती है कि उसने ये डिस्कस्टिंग तरीका यूज़ किया उससे यहाँ शेयर होल्डर मीटिंग में ना आने देने के लिए। उसने उसे गुंडे को ऑर्डर देकर किडनैप करवा लिया। तो जियांग कहता है कि कुछ भी बकवास मत करो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तो यहाँ पर शेन बताता है कि उसके पास पूरी सीसीटीवी फुटेज है कि कैसे उसने गुंडों को ऑर्डर दिया और वो लोग लिसा को लेकर गए। शेन कहता है कि तुम चाहो तो मैं ये सारी एविडेंस को सभी के साथ शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जियांग का मुंह बंद हो जाता है और यहाँ पर लिसा फिर सभी से कहती है कि अब सभी को पता लग गया होगा ना, तो वोटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट फेंकती है और जियांग को उस पर साइन करने बोलती है। तो फिर वो देखता है कि वो उसे कंपनी से भी निकाल रही है। यहाँ पर लिसा उसे कहती है कि अगर वो चुपचाप से इस पर साइन करेगा तो वो उसे डिग्निटी के साथ उसकी कंपनी छोड़कर जाने का मौका देगी, नहीं तो फिर उसकी बेइज्जती भी होगी और पुलिस भी उसे अरेस्ट करेगी। फिर जियांग तुरंत ही साइन कर देता है और लिसा कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाते हुए सभी को मीटिंग क्लोज करने का बोलकर चली जाती है। तो सारे एम्प्लॉयज़ जाने लगते हैं और यहाँ जियांग तो शॉक में चला गया होता है। फिर हम देखते हैं कि लिसा और शेन घर आ जाते हैं और शेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। लिसा कहती है कि कोई बात नहीं, ये बहुत छोटी सी चोट है। तो यहाँ पर शेन आकर उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो लिसा कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने उस जियांग को समझी ही नहीं कि वो इतना ज़्यादा शेमलेस है कि किसी भी हद तक जा सकता है। और वो कह रही होती है कि मैं तो तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगी कि तुम टाइम पर आ गए थे। तभी शेन कहने लगता है कि लेकिन अब मैं थोड़ा और स्ट्रिक्टली सब हैंडल करूँगा और अब तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोटी सी भी चोट नहीं लगने दूंगा। तो ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। तो लिसा तो बस उसकी बात सुनती रह जाती है। शेन मनी मन बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि जियांग ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, उससे तो मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग शेन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया होता है और वो उसके असिस्टेंट से मिलता है
और कहने लगता है कि मिस्टर शेन ने जैसा मुझे कहा था कि मैं अगर लिन फैमिली के साथ साइड टिकट कर लूँगा और उनसे डिवोर्स ले लूँगा तो फिर मिस्टर शेन मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तो फिर डील पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर असिस्टेंट साफ मना कर देता है कि मिस्टर शेन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ नहीं कर रहे। तो ये सुनकर जियांग चिल्लाता है कि आप लोग ऐसे मुझे धोखा नहीं दे सकते, मुझे अभी मिस्टर शेन से मिलना है। तो असिस्टेंट कह देता है कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हें मिस्टर शेन से मिलने का मौका मिले, और वो चला जाता है। फिर यहाँ जियांग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसका सारा प्लान ख़राब हो गया। वो सोचता है कि मुझे अब कुछ और करना पड़ेगा। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो वांग फैमिली को कांटेक्ट करे कि वो उनकी बेटी लिन के साथ शादी करने को तैयार है। फिर हम देखते हैं कि लिसा को यहाँ पर जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड की मैरिज का इनविटेशन मिल जाता है, और वो ये देख कर कहने लगती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी डिसीजन लिया है। अभी सेक्रेटरी कहती है कि बॉस ये तो आपके मुंह पर थप्पड़ है, आपको तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो लिसा कहती है कि क्यों नहीं, मैं तो वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी और मैं वहाँ पहुँच सारी लाइमलाइट उससे छीन लूँगी। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गई, मैं आपके लिए एक अच्छा सा मेल पार्टनर ढूंढ देती हूँ। तभी लिसा तो यहाँ पर शेन को देखने लगती है जो कि प्लांट्स को पानी दे रहा होता है, और वो डिसाइड कर लेती है कि उसका मेल पार्टनर तो उसके पास ही है। फिर लिसा जब शेन को लेकर जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचती है तो यहाँ पर जियांग उसे बातें सुनाने लगता है कि तुम तो कितनी ज़्यादा पागल हो जो यहाँ पर खुद की भी कोई इज्जत नहीं रख रही हो। तुम्हें अगर किसी मेल पार्टनर को लाना था तो किसी नॉर्मल मैन को लेकर आती, बॉडीगार्ड को लेकर आई हो। उसकी गर्लफ्रेंड लिन भी यहाँ पर लिसा का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम तो एक रिच गर्ल हो ना, आखिर तुम्हें एक बॉडीगार्ड ही मिला। लिसा कहती है कि तुम्हें पहले अपना देखना चाहिए, तुम एक मिस्ट्रेस हो, समझी। और हाँ, तुम्हारा थैंक यू, मैंने जिस ट्रैश को फेंक दी थी तुमने उसे उठा ली। तो जियांग कहता है कि गुस्सा मत हो, आखिर अब वो मुझे खोज हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ये सारी हरकतें करी है। तो शेन ये चीज़ क्लियर करता है कि लिसा को तुम जैसे ट्रैश की कोई ज़रूरत नहीं है, और वह यहाँ से लिसा का हाथ पकड़ के उसे लेकर जाता है। तो जियांग बस इन लोग को देखता रह जाता है और वो सोचता है कि लिसा अब इतनी ज़्यादा शाइन कैसे कर रही है। फिर लिसा जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो यहाँ जियांग उसका इंतज़ार कर रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे पता है तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना, तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पाई हो। तो लिसा कहती है कि तुम ना अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना बंद कर दो, मैंने कभी तुमसे प्यार करी नहीं, और हमारी जो शादी थी वो बस एक ट्रांजैक्शन था, और तुम्हें छोड़कर तो अब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो यहाँ पर जियांग उसे रोक कर कहने लगता है कि जिद मत करो, मुझे पता है कि तुम अगर मुझे छोड़ोगी तो तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। तभी इतने में लिन यहाँ पर आती है और वो इन लोग को छुप कर देखने लग जाती है। जियांग लिसा से कह रहा होता है कि वाइफ अगर तुम मेरे पास वापस आओगी ना तो मैं उस लिन से कभी भी डिवोर्स ले लूँगा। लिसा कहती है कि पहले तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करे और अब अपनी फियांसी की भी कर रहे हो। ये बोलकर लिसा ऐसे चली जाती है और लिन ये सब सुनते हुए बहुत गुस्सा हो रही होती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि पार्टी में लेडी शेन को ऑफर दे रही होती है कि लिसा ने तुम्हें कितने पैसे दिए, देखो अगर तुम मेरे पास आओगे ना तो मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा दूंगी। और उससे फ्लर्ट करते हुए वो उसके पॉकेट में अपना रूम कार्ड डालने लगती है। तो लिसा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके पर्सन को कोई उससे छीन नहीं सकता। वो तुरंत ही आकर उसे बातें सुना देती है कि ये कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम ऐसे पैसे देकर खरीद रही हो, और हाँ, दोबारा मेरे बारे में कुछ ऐसी गलत बातें कहना मत, क्योंकि मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं हूँ जिसे एक मैन की ज़रूरत होगी प्लीज़ करने के लिए। लड़की चुपचाप से अपनी बेइज्जती सुनकर चली जाती है और शेन लिसा को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है कि अब वो फाइनली पुरानी वाली लिसा वापस। फिर लिसा को अपसेट देखकर शेन उसे इस बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ है, क्या उसे यहाँ पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है। तो लिसा बताती है कि वैसे तो वो ऐसे रिच लोगों के बीच में पैदा हुई है और इन्हीं की सोसाइटी से बिलोंग करती है, लेकिन उसे उनके साथ ऐसी पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लिसा बताती है कि उन सारे लोगों की नज़रें बस उसे अजीब तरीके से देखती रहती है और वो सभी बस उसके बैक के पीछे क्या क्या बोलते हैं वो सब जानती है। इसलिए लिसा बता रही होती है कि उसे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शेन यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि उसे अपना बदला लेना चाहिए। लिसा शौक होती है। शेन कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा मौका है। तो लिसा फिर शेन की बात मान जाती है और वो स्टेज पर जाकर माइक में सभी से बात करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीठ पीछे क्या क्या नहीं कमेंट्स करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं कोई जियांग ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हूँ, बल्कि अब मैं सिर्फ मिस लिसा हूँ, अपने खुद की कंपनी की CEO। तो जो कोई मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है उनके लिए वेलकम है, और जो नहीं करना चाहता वो दफ़ा हो जाए। ऐसा कैसे बोलते ही जल्दी से जियांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये कैसी बातें बोल रही हो, सोसाइटी में अपना लेवल ख़राब कर लोगी तो फिर कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। ऐसा कहती है कि मुझे तुम जैसे लोगों की रिच सोसाइटी बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और फिर लिसा तो यहाँ से बहुत ही कूल वे में चली जाती है और शैन उससे प्रोटेक्ट करते हुए उसके पीछे जाता है। बाहर आने के बाद लिसा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि आज का दिन तो बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन वो कहती है कि आज जो भी उसने करी है उसकी वजह से उसने तो इस पूरे सिटी में अब सबसे पंगा ले लिए। तो शैन कहता है कि तो क्या हुआ, तुम जो चाहे वो बन सकती हो, तुम्हें किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे अपना कोट पहनाता है। तो लिसा फिर सोचने लग जाती है कि जब से वो उसकी लाइफ में आया है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई है। फिर इतने में लिसा को उसके कोट में उसी लड़की का कार्ड मिल जाता है और वो कहती है कि इसमें उस लड़की की परफ्यूम की भी स्मेल आ रही है। तो शैन कहता है कि सॉरी मैं इसे फेंकना भूल गया था। तो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम कुछ भी करो तुम बस मेरे एम्प्लॉय हो, तो मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकती हूँ। फिर लिसा गुस्से में जाके कार में बैठती है और यहाँ पर शैन उसका सीट बेल्ट लगाता है, तो अभी वो गुस्से में उसे देख रही होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसे पूछता है कि वो लिसा के बारे में क्या सोच रखता है। शैन कहता है कि मैं उसके बारे में क्या फ़ील करता हूँ ये मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि वो मेरे बारे में कुछ फ़ील करती है कि नहीं। तो असिस्टेंट बड़ा खुश होने लग जाता है कि यानी बॉस मिस लिसा आपकी क्रश है। फिर यहाँ पर शैन सोच रहा होता है कि आज तक उसने बहुत ज़्यादा खतरनाक से खतरनाक बैटल में भी इतना नहीं डरा जितना वो ये सोच के डर रहा है कि वो उसे लाइक करती है कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिसा इंटरनेट पर पब्लिक से इस बारे में क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर एक एम्प्लॉय की लव लाइफ से कैसे बाहर निकले। मेरा एम्प्लॉय बॉडीगार्ड है और वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही टॉल भी है। तो जो सारे पब्लिक के कमेंट्स होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि उसे अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब वो उसके प्यार में पड़ गई है। तो लिसा ये पढ़कर शॉक होती है और सोचती है कि नहीं मुझे प्यार कैसे हो सकता है, पर फिर उसके माइंड में यही सारी चीज़ें चल रही होती है। इतने में शैन बाहर से घर आया होता है। तो लिसा उसे पूछने लगती है कि तुम रोज़ इतनी रात को घर आते हो, तो क्या तुम कोई रिलेशनशिप में हो। तो शैन कहता है कि बॉस आपको बहुत ज़्यादा पड़ी है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ कि नहीं। लिसा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ तुम्हारी लाइफ में, मैं तो बस कह रही थी कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें कोई एडवाइस दे दूँगी। क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कैसे टाइप की लड़की है। तो शैन उसे देख रहा होता है। लिसा कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी खुद की शादी फेल हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को डेटिंग एडवाइस दे सकती हूँ, मुझे है इस बारे में नॉलेज। शैन कहता है कि गुड नाइट मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर अपने रूम में चला जाता है। तो लिसा बस शौकों से देखती रह जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग अपनी कंपनी में होता है। उसके खास एम्प्लॉयज़ आकर उसे बता रहे होते हैं कि बहुत सारी कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं और अब तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, उसे अपनी एक्स वाइफ के सामने ही भीख मांगना होगा कि वो उसकी हेल्प कर दे। जियांग कहता है कि बस चुप हो जाओ और मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग कम्प्लीटली यूजलेस हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा अपनी कंपनी की मीटिंग में होती है और तभी यहाँ पर जियांग गुस्सा आता है। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैंने इन्हें रोकने की कोशिश करी पर वो नहीं रुक रहे थे। यहाँ पर जियांग फिर उसे चिल्लाने लगता है कि क्या उसे इस हद तक जाने की ज़रूरत थी कि उसकी कंपनी में जो उसका प्रोजेक्ट वो कर रही थी उसने सामने वाले बंदे के साथ कैंसिल कर दी। तो लिसा फिर उसे समझाती है कि अब मैं तुम्हारी जियांग फैमिली के लिए काम नहीं कर रही हूँ, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट संभालूंगी ना कि तुम्हारी। शेन जियांग से कहता है कि क्या ये कोई एटीट्यूड हुआ हेल्प मांगने के लिए। तो फिर जियांग तुरंत ही नीड डाउन कर लेता है और लिसा से कहता है कि देखो अब मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ अब मेरी कंपनी की हेल्प कर दो। लिसा कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये है कि मुझे कंट्रोलिंग पावर चाहिए, अब से सारी चीज़ मेरे अंडर में रहेगी और मैं डिसीजन लूँगी। तो जियांग इन सब के लिए मान जाता है। लिसा उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है साइन करने के लिए। तो जियांग ये कॉन्ट्रैक्ट देख कर कहता है कि तुमने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके रखी थी, तुम तो सच में कितनी ज़्यादा चालाक निकली, मुझे तो पता ही नहीं था। तो लिसा कहती है कि क्या चालाक होना बुरा है, कम से कम मैं चालाक रहूँगी तो मैं खुद को तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्ट कर पाऊँगी। और वैसे जब तुम मेरा यूज़ कर रहे थे क्या तुमने सोचा था कि तुम्हें अपने कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। फिर जियांग इस बात पर चुप होता है और तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और फिर लिसा काफ़ी स्टाइल में यहाँ से जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा होता है। फिर लिसा घर पे अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाती है और उसकी ग्रैंड माँ को बीमार देखकर वो कहती है कि चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो ग्रैंड माँ कहती है कि अरे ये पुरानी बीमारी है। फिर लिसा अपनी ग्रैंड माँ से बात करती है और उनसे पूछती है कि ग्रैंड माँ आखिर किसी से प्यार करना कैसा फील होता है। तो यहाँ पर शेन को जब ये सुनाई देता है तो वो और भी अच्छे से सुनने की कोशिश करता है। ग्रैंड माँ लिसा को समझा रही होती है कि प्यार बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जैसे कि तुम मुझे और अपनी ग्रैंड माँ को ही देख लो, हम दोनों के बीच में हमने कभी एक दूसरे से प्यार नाम का वर्ड यूज़ ही नहीं करे, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हम एक दूसरे को बहुत जानते भी थे।
ग्रैंडमा लिसा से कहती है कि तुम आखिर अचानक से ये चीज़ क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया? तो लिसा फिर जैसी कुछ बोलने जा रही होती है तो उसे याद आता है और वो जल्दी से रिकॉर्डर बंद करती है और खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मुझे टाइम पर याद आया, मैंने कुछ बोली नहीं। और शैन अपसेट हो जाता है कि मेन पॉइंट पर ही उसने बंद कर दी। फिर लिसा अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मैं उस पर्सन से सच में प्यार करती हूँ कि नहीं, और मैं भी बहुत सारी चीज़ों की टेंशन भी ले रही हूँ। आपको तो पता है ना, मैंने आज तक कभी किसी को डेट नहीं करी, तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि अगर ये रिलेशन हमारी फैमिली को इफ़ेक्ट करा तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो ग्रैंडमा फिर उसे समझाने लगती है कि उसे अब खुद पर बिलीव करना चाहिए। फिर यहाँ से शैन और लिसा जब कार से जा रहे होते हैं तो लिसा बस शैन को देखकर अपनी ग्रैंडमा की कही हुई बात याद कर रही होती है कि उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। वो यहाँ पर फिर शैन को कन्फेस करने वाली होती है। इतने में शैन उसे बताता है कि मिस लिसा ठीक से बैठ जाओ क्योंकि पीछे हमें बहुत सारी कार फॉलो कर रही है। फिर शैन बहुत तेज़ी में कार चला रहा होता है पर पीछे से एक कार आती है जो कि इन लोग को धीरे से हिट कर देती है। शैन कार रोकता है और लिसा से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैन को समझाती है कि अगर तुम्हारी जान कभी भी खतरे में पड़ जाए तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। फिर शैन उन सारे गुंडों से फाइट करने के लिए कार से बाहर निकलता है और सभी से कहता है कि मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी सभी एक साथ आओ। और फिर वो सभी से फाइट कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिसा बेहोश हो जाती है, तो उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और फिर असिस्टेंट शैन को इस बारे में बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया। असल में उनको जो गुंडे मारने के पीछे पड़े थे उन्हें ऑर्डर देने वाली वो मिस वांग है, जिसके साथ जियांग ने अपनी शादी तोड़ दिया, इसलिए वो लिसा से बदला लेने के लिए सब कर रही थी। शैन को गुस्सा आती है कि सच में कितने ख़राब लोग हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को मारने तक तैयार हैं, लॉ के खिलाफ जा रहे हैं लोग। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम्हें तो पता ही है कि अब क्या करना है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, और वो जाते हुए कहता है कि वैसे आप भी लॉ के खिलाफ ही काम करते हैं। फिर लिसा को जब होश आता है तो शैन जल्दी से उसके पास आता है उसे देखने के लिए, और लिसा उसके सर पे चोट देखकर जल्दी से उठने लगती है तो वो ज़्यादा ही बीमार फील करती है। तभी यहाँ शैन उसका ख्याल रख रहा होता है और लिसा कहती है कि सॉरी, मुझे तुम्हें अपने आप को इतने बेकार स्टेट में नहीं दिखाना था। तो शैन कहने लगता है कि तुम मुझे इससे भी ख़राब स्टेट में अपने आप को कभी भी दिखा सकती हो और कभी भी मुझसे दूर होने की ज़रूरत नहीं है। तो लिसा उसकी बातें बस सुनते रह जाती है। इतने में यहाँ पर ऑफिसर की टीम आई होती है। वो लोग उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि पीछे से जो कार ने आके उसे अटैक करी थी वो लोग उसके बारे में पता लगा रहे हैं। और फिर लोग उसे और भी चीज़ें दिखाते हैं कि कुछ कार्स वहाँ पर आई और वो लोगों ने उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो शैन बताता है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे लोग थे जो हमारी हेल्प करने आए थे। तभी लिसा को थोड़ा बहुत शक हो जाता है, ये लोग मुझे जाने पहचानने से क्यों लग रहे हैं। तो शैन कह रहा है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, वो बंदे का फेस कितना कॉमन है। तो लिसा फिर बात मान जाती है। फिर शैन बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करके बता देता है कि लिसा ने उसे सीसीटीवी फुटेज में पहचान ली थी, वो तो उसने बात को संभाल लिया। तो इसलिए वो कह रहा होता है कि लिसा बहुत स्मार्ट है, इसलिए दोबारा उसके सामने नज़र मत आना। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप अपने बारे में मिस लिसा को सब कुछ क्यों नहीं बता देते, फिर ये सब छुपना नहीं पड़ेगा। शैन सोच रहा होता है कि मैं तो बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आया था और मुझे पता नहीं था कि वापस मुझे उससे प्यार हो जाएगा। शैन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि ठीक है, मैं सही टाइम देखकर उसे सब बता दूंगा। फिर रात में हम देखते हैं कि लिसा घर पे ही ओवर टाइम वर्क कर रही होती है और शैन को बताती है कि उसे ऑफिस के भी कुछ काम है तो वो पूरा करके ही बैठेगी। फिर लिसा काम में इतना थक जाती है कि उसका सर दर्द हो रहा होता है। तभी इतने में वो देखती है कि शैन उसके लिए खाना बना रहा है। फिर वो तो उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियांग यहाँ लिसा के घर पे उससे मिलने आता है और कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो लिसा फिर शैन को अंदर जाने का इशारा कर देती है। लिसा जियांग से पूछती है कि अब तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो जियांग कहता है कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम्हारे साथ जो कल हुआ मैं उसकी वजह से सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो उसे वापस से शादी का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो लिसा ये देखकर कहती है कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं वापस से अपनी लाइफ को तुम्हारे हवाले करूँगी। सच में तुम कितने चालाक हो ना, जो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए हो। लिसा कह देती है कि मैं दोबारा अपनी लाइफ का कंट्रोल कभी किसी के हाथ में नहीं दूंगी। ऐसा बोलकर वो अपने घर के अंदर जाने लगती है। फिर जियांग यहाँ से जा रहा होता है तो शैन उसे गुड बाय करने लगता है। तो जियांग कहता है कि उसने मुझे रिजेक्ट करी तो क्या हुआ, वो तुम्हें भी मना करेगी, समझ ले। शैन कहता है कि तुम्हारे फेस को देखकर मुझे हंसी आ रही है। तो जियांग कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई चांस है? बिल्कुल भी नहीं, लिसा को अब किसी भी मैन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर शैन गुस्से में फिर इसका उंगली मोड़ देता है। तो जियांग चिल्लाता है कि सच में तुम बस अपने हैंडसम होने का फ़ायदा उठा रहे हो और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आखिर इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो। तो जियांग कहता है कि तुम्हें जेल पहुंचा सकता हूँ। फिर इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं जियांग को अरेस्ट करने के लिए।
और उसे फ्रॉड के केस में अरेस्ट करके लेके जाते हैं और बताते हैं कि उनके पास पूरा एविडेंस है। फिर शेन यहाँ पर जियांग की कही हुई बात याद कर रहा होता है जो वो बोल कर गया है कि उसके पास बस उसका हैंडसम फेस और बॉडी है जिसकी यूज़ करके वो बस लिसा को अट्रैक्ट कर सकता है और कुछ नहीं। तो ये आइडिया शेन को पसंद आता है कि हाँ ये बात तो सही है। फिर वो अपने शर्ट को खोल कर यहाँ लिसा के पास अंदर आके बैठ जाता है और पानी पीने का नाटक कहने लगता है और अपने ऊपर गिरा रहा होता है। तो लिसा तो बस उसकी बॉडी देखती रह जाती है और फिर कहती है कि तुम कैसे केयरलेसली पानी पी रहे हो। तो शेन तो अपने और बटन्स खोल देता है उसे सेड्यूस करने के लिए। लिसा यहाँ पर इतनी ज़्यादा शाय हो जाती है वो जल्दी से कुछ बहाना करके फिर अपने रूम में चली जाती है और फिर वो तो रूम में जाने के बाद अपने आप को शांत करने लगती है। और यहाँ पर शेन सोचता है कि अब तो मुझे और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और यहाँ लिसा तो अपने आप को शांत कर ही नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। नेक्स्ट डे फिर लिसा शेन के साथ अपनी कंपनी जाने के लिए निकलती है। तभी यहाँ पर उसके सामने वही लीना आकर बैठ के उसे नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी वांग फैमिली को माफ़ कर दो। लिसा कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो लीन उसे बताती है कि उसकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और उसके डैड भी अरेस्ट करे जा चुके हैं, तो ये सब उसी ने करी होगी ना। लिसा उसे कह देती है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही हो, ये मैंने नहीं करी हूँ। तुम तो खुद सोचो कि तुमने किससे पंगा ले लियो जिसने तुम्हारी फैमिली का ये हाल कर दिया। ये बोलकर लिसा अपना जाकर शेन के साथ कार में बैठती है और शेन से कहती है ये वांग फैमिली का जो डाउनफॉल हुआ है ये करने वाला कोई नॉर्मल बंदा नहीं लगता है क्योंकि नॉर्मल बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं हो सकती। तो शेन कहता है कि वांग फैमिली ने जो तुम पर अटैक करने की कोशिश करी है इसके नतीजे के बारे में तो उन लोगों को पहले सोचना चाहिए था कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो लिसा बस उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि वो ऐसा बोलते हुए और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। शेन ये चीज़ नोटिस करता है कि लिसा भी शायद उसे चाहती है लेकिन वो हिम्मत नहीं रख रही उसे बोलने की। फिर हम देखते हैं कि लिसा अपने ऑफिस में कोई फ़ाइल इतना ध्यान से पढ़ रही होती है तो उसकी सेक्रेटरी आकर कहने लगती है कि बॉस आप कौन सी फ़ाइल इतना ध्यान से पढ़ रही है। फिर सेक्रेटरी भी देख लेती है कि लिसा उन सारे लोगों के केस पढ़ रही है जो कि प्यार में इतना पागल हो गए कि हद से गुजर गए। लिसा सोचती है कि सच में वो सारे लोग साइको हो चुके हैं लेकिन मैं नहीं, मैं ब्यूटी को रेजिस्ट कर सकती हूँ। पर इतने में चैन जैसे यहाँ ऑफिस में आता है तो लिसा फिर से उसे देखती रह जाती है। लिसा को अब पता लग जाता है कि वो ऑलरेडी उसके प्यार में पागल हो गई है। वो घर पे यहाँ पे लंच करते हुए इसी बारे में सोच रही होती है कि अब उसे अपना नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। पर फिर इतने में उसे कॉल आती है तो वो शॉक हो जाती है और शेन को बताती है कि ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल। फिर ग्रैंडमा को बेहोश हुए पूरे 3 दिन हो जाता है और लिसा यहाँ उनके पास से हट ही नहीं रही होती है। तो शेन उसे समझाने लगता है कि वो 3 दिन से बिना रेस्ट के यहाँ बैठी है तो वो आखिर बीमार हो सकती है। लिसा कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे अपनी ग्रैंडमा को होश में आते हुए देखना है। फिर शेन जैसी बाहर जाता है तो यहाँ पर लिसा देखती है कि उसकी ग्रैंडमा को अचानक से होश आ गया। तो वो कहती है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो ग्रैंडमा उससे रोक लेती है और उसे बताने लगती है कि अब उनका टाइम आ चुका है और वो लास्ट कुछ बातें उससे बताना चाहती हैं। लिसा कहती है कि नहीं ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं हो सकता, आप जल्दी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाओगी। तो फिर उसकी ग्रैंडमा कहने लगती है कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें जियांग से शादी के लिए फोर्स की थी जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई। तो लिसा कहती है कि ग्रैंडमा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और वैसे भी अब मैं वापस से ठीक हो चुकी हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे यही बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब तुमने खुद को वापस ढूंढ लियो। और ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है, तो क्या आप तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ। तो लिसा कहती है कि हाँ ग्रैंडमा मुझे अब मेरा जवाब मिल गया है। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है कि फिर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर लिसा बस अपनी ग्रैंडमा के लिए रोने लगती है। शेन को भी यहाँ लिसा के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर फ्यूनरल के टाइम पर लिसा अपने आप को ही ब्लेम करने लगती है कि पहले से उसके पास कोई फैमिली नहीं थी और अब उसकी ग्रैंडमा भी जा चुकी है। वो खुद को मारने जा रही होती है अपने आप को ब्लेम करते हुए। तो शेन तुरंत ही उससे रोकता है। लिसा अपने भाई के लिए भी रो रही होती है कि मैंने ही उससे झगड़ा करी थी और बोली थी कि वो वापस ना आए, मैंने ही उसे कर्ज कर दी। तो शेन उसे संभाल रहा होता है कि ऐसा नहीं है। तो लिसा कह रही होती है कि क्या मुझे वापस चांस मिलेगा मेरे भाई से माफ़ी मांगने का। शेन फिर फ्लैशबैक में हान के बारे में याद करने लगता है कि कैसे वो मिशन पर गया था और अचानक से गायब हो गया, बस उन लोगों को उसका सामान मिला। फिर लिसा को अपनी ग्रैंडमा का लेटर मिलता है जिसमें ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर गई होती है। कैसे उन्हें पहले लगता था कि कंपनी संभालने का काम वो एक लड़की है इसलिए कभी नहीं कर पाएगी, लेकिन उनकी इस सोच की वजह से लिसा की शादी एक ऐसे पर्सन के साथ हो गई जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन मैं अपने बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने सब कुछ ठीक कर लियो और तुम अपने दम पर कंपनी को भी इतना ग्रो कर चुकी हो। तुमने मुझे दिखा दी हो कि मैं गलत थी और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड है कि तुमने अपनी लाइफ जी हो। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ तो लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अब हैप्पी रहोगी, तुम्हें अब बिल्कुल भी अकेला नहीं फील करना है और ना प्यार करने से डरना है, प्यार तो हर जगह। लिसा ही लेटर पढ़ के रो रही होती है और शेन को देखकर खुश हो जाती है।
फिर हम देखते हैं कि शैन इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है क्योंकि उसे लिसा के भाई हान का बदला लेना है और उसे इंसाफ दिलवाना है कि वो कोई मिशन छोड़कर भागा नहीं है। वो उस गुंडे को मार देता है जिसने हान के ऊपर अटैक किया था। और फिर लिसा इस बारे में शैन से शेयर कर रही होती है कि हान अपने मिशन पर गया था पर वो वापस ही नहीं आया और लोगों का कहना है कि वो उन लोगों को धोखा देकर चला गया, पर मुझे यकीन है कि मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर लिसा को लेटेस्ट न्यूज़ में देखने मिलता है कि उसके भाई के बारे में अब जस्टिस मिल गया है कि उसका भाई तो हीरो की तरह मरा है लोगों को बचाते हुए। लिसा ये जानकर रोने लगती है पर वो खुश होती है कि वो एक हीरो था जो कि लोगों को बचा कर गया है। फिर रात में हम देखते हैं कि लिसा अचानक से शैन के बारे में सपना देखती है कि वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। तो वो ये सपना देखते के साथ ही बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए शैन को देखने जाती है तो देखती है कि वो तो यहाँ पर ही है। फिर शैन जैसे ही देखता है कि लिसा ने चप्पल नहीं पहनी है तो वो उसे बैठाता है और पूछता है कि क्या तुमने बुरा सपना देखी थी। वो पहला नंबर उसे स्लीपर पहना देता है। लिसा मन में सोच रही होती है कि ये तो मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं इससे कैसे बोल सकती हूँ कि वो मुझे छोड़ कर ना जाए। और शैन उससे खुद से ही बोल देता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा शैन को कन्फेस करने जा रही होती है और अपने आप को शांत कर रही होती है, पर जैसे ही फिर वो उसे देखती है तो भागते हुए उसके पास आ जाती है और फिर उसे किस कर देती है। फिर दोनों तो यहाँ पैशनेटली किस करते हुए रूम तक आ जाते हैं। तभी लिसा जब यहाँ शैन का फेस एकदम क्लोज से देखती है तो उसे याद आ जाता है कि वो बिल्कुल उसके भाई के फ्रेंड की तरह दिख रहा है जिसके साथ उसने फ़ोटो भी ली थी। वो तुरंत ही फिर अपना फ़ोन लेकर आती है और वो फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम यही हो। शैन कहता है कि हाँ। ये सुनकर लिसा शॉक रह जाती है और कहती है कि क्या हम ऐसे प्रेटेंड कर सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। शैन कहता है कि नहीं। तो लिसा कहती है कि यानी तुम मेरे भाई हान के क्लासमेट हो, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि अगर मैं बताता तो तुम मुझे अपने भाई की तरह एक छोटे लड़के की तरह ट्रीट करती, ना कि एक मैन की तरह। तो फिर लिसा उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे कब से लाइक करते हो। तो शैन बताता है कि शायद तभी से जब तुमने ग्रेजुएशन वाले दिन मुझे फ्लावर्स दी थी। उसके बाद से मैंने तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया और मैं बस तुमसे दोबारा मिलना चाहता था। या फिर शायद हमारे सेकंड मीटिंग से जब मैंने तुम्हारी सीक्रेट को जलाने में मदद किया था। तुम्हें पता है तुमसे दूसरी बार मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा हार्ट फिर से बीट कर रहा है। फिर मुझे पता लगा कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है और मैंने बस यही सोचा कि शायद तुम खुश होंगी, पर नहीं, तुम खुश नहीं थी। और तुम्हें बचाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे दोबारा से प्यार हो गया और मैं अब तुम्हारा लाइफ टाइम का लवर बनना चाहता हूँ। तो लिसा उसे कहती है कि थैंक यू मेरी लाइफ में वापस आने के लिए और फिर वो उसे हक करती है। नेक्स्ट डे से फाइनली दोनों डेट करने लग जाते हैं और लिसा शैन को किस करते हुए कहती है कि कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है तो फिर मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने। अभी यहाँ पर शैन अपनी पिलो लेकर आ जाता है और लिसा से कहता है कि मुझे तुम्हें 24 घंटे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रूम में रहूँगा। ऐसा बोलकर वो रूम में चला जाता है और उसके साथ बेड पर लेट जाता है और फिर फाइनली दोनों किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि वो लिसा को अब फाइनली अपने बारे में सब बताने वाला है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है तो वो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन जब लिसा से मिलने जा रहा होता है तभी वो सुनता है लिसा अपने ऑफिस में सेक्रेटरी से बात कर रही होती है कि उसे शैन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी सेक्रेटरी कहती है कि लेकिन वो तो बस एक बॉडी गार्ड है। लिसा कहती है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे पसंद करता है ये मेरे लिए मायने रखता है। और हाँ, ज़्यादा अच्छी बात है कि वो रिच नहीं है, नहीं तो फिर शायद मैं उसे हाँ नहीं बोल पाती। शैन ये सुनते के साथ ही रुक जाता है और अब वो डर जाता है कि वो उसे सच कैसे बताएगा। फिर लोग घर आ जाते हैं और शैन बहाने से लिसा से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता लगे कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है तो वो कैसे फील करेगी। तो लिसा तो यहाँ पर उसे कह रही होती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो उससे दूर हो जाएगी। वो उसे समझाती है कि तुम तो देख ही चुके हो मेरी पिछली रिलेशन कैसी ख़राब रही है, मैं इतनी इजीली दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। और वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो। तो शैन कहता है कि नहीं, बस मैं इनसिक्योर फील कर रहा था। तो फिर लिसा उसे समझाने लगती है कि उसे ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम लिसा के भाई हान को देखते हैं जो कि स्कूटी से जा रहा होता है और उसकी स्कूटी से एक कार को स्क्रैच लग जाता है। तो वो उस पर अपना नंबर नोट पे लिख कर चला जाता है कि उससे ये हुआ है तो वो पैसे भर देगा। लिसा जब अपनी कार के पास आती है तो वो नोट देख कर ही पहचान जाती है कि ये उसके भाई ने लिखा है। वो स्कूटी के पीछे भागने लगती है और तभी नीचे गिर जाती है। इतने में हान उसे उठाने के लिए आता है और लिसा फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम आखिर मुझे मिल ही गए। तो हान उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तभी यहाँ पर शैन भी जल्दी से हान को हक करता है और उसके बारे में बताने लगता है, और हान बिल्कुल भी इन दोनों को पहचान नहीं रहा होता है। फिर ये लोग उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसके बाद फिर लिसा कहती है कि अब तुम्हें यकीन है कि तुम सच में मेरे भाई हो। फिर यहाँ पर हान के डैड आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे बेटे को ऐसे मुझसे नहीं छीन सकते। तो यहाँ पर लिसा कहती है कि देखो अंकल, एक्टिंग मत करो। तो फिर वो अंकल सब मान लेते हैं कि हाँ
वो सब बता देते हैं कि हान असल में उनको एक जगह पर मिला था और तभी से उन्होंने उसे पाल लिए, ये सोचकर कि जब वो अब ओल्ड हो जाएंगे तो वो उनका सहारा बनेगा। वो रोते हुए कहते हैं कि मेरा कोई और गलत मतलब नहीं था। फिर हान फाइनली लिसा को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है कि वो उसकी सिस्टर है, तो वो उसे हक करती है। फिर लोग हान को घर ले आते हैं और उसे उसका रूम दिखाने लगते हैं और हान शेन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर का बॉडीगार्ड हूँ, उसका लवर हूँ, यानी कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। तो हान कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ ही रहे हो और हम दोनों साथ में स्पेशल फोर्स में थे। शेन कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें सही सही बता रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि शेन और लिसा घर में हान का अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं और हान शेन से थोड़ी बहुत फाइट करने की भी कोशिश करता है ताकि उसकी पुरानी मेमोरी वापस आए, पर हान को अभी भी कुछ भी याद नहीं आता। फिर रात में जब शेन घर पे आता है तो वो लिसा के फोरहेड पर किस कर रहा होता है। इतने में अचानक से हान यहाँ पर आकर शेन को मारने लगता है और उसे चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुझे अच्छा अपना फ्रेंड समझा और तू मेरा ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है, तू कितना खराब है। पर फिर हान अचानक से बेहोश हो जाता है, तो ये लोग उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि शायद हान की मेमोरी पूरी तरीके से आई नहीं है। फिर शेन और लिसा हान को घर ले आते हैं। इसके बाद वो लोग जब भी किस करने जाते हैं तो हर बार बीच में हान यहाँ पर आ जाता है और उसके इन लोग को डिस्टर्ब करने की वजह से दोनों किस ही नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ बार बार होती जाती है, तो शेन ये चीज़ लिसा के सामने प्रूव कर देता है कि हान की मेमोरी गई नहीं है, वो बस झूठा नाटक कर रहा है। जैसे ही लिसा को ये पता लगता है तो वो हान को डांटने लगती है कि वैसा क्यों कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि ये आखिर उसका फ्रेंड था और अचानक से उसका ब्रदर इन लॉ बन गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो लिसा फिर अपने भाई को समझा देती है कि अब उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो फिर हान को धीरे धीरे मानना पड़ता है और वो शेन को लेकिन वार्न कर रहा होता है हमेशा उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखे। फिर हम देखते हैं कि लिसा के ऊपर फिर से कुछ लोगों का अटैक होता है और यहाँ पर शेन उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उसे सेफली घर तक छोड़ देता है और शेन कहीं पर गया होता है, तो लिसा फिर उससे मिलने जाती है और यहाँ पर लिसा को शेन के सारे गार्ड्स वगैरह देखने के बाद पता लगता है कि शेन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वही तो इस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर लूशियन है। लिसा फिर शेन से बात करने जाती है और उसे ये चीज़ बोलती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोल के रखा था। शेन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगता है और उसे सब बताता है, पर लिसा बहुत गुस्सा हो गई होती है और वो घर पर आ जाती है और उससे बात भी नहीं करती। तभी इतने में शेन का असिस्टेंट लिसा को मैसेज करके बताता है कि असल में शेन उसके भाई के जाने की वजह से कितना ज़्यादा ट्रॉमा में रहा है, लेकिन वापस जब वो उसकी लाइफ में आई तब जाकर वो नॉर्मल पर्सन हुआ है और इतना ठीक हो पाया है। और वो उसे सब बताता है कि वो उसे कितने टाइम से लाइक करता है। तो लिसा फिर रोने लग जाती है और वो देखती है कि विंडो के बाहर शेन नील डाउन करके उसे सॉरी का बोर्ड लेकर दिखा रहा होता है। तो फिर वो जल्दी से उसे नीचे मिलने आती है और इतने में शेन भागते हुए उसके रूम तक पहुंच गया होता है और दोनों ही देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलने के इतने जल्दी में थे कि पता ही नहीं कर पाए। फिर शेन कहता है कि तुम वहीं पर मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। शेन उसे सॉरी कहता है और बताता है कि उसने आइडेंटिटी छुपा के उसके पास ज़रूर आया था, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। तो यहाँ पर लिसा का भाई उसे आवाज़ दे रहा होता है कि वो लोग फिर शुरू हो गए। तो लिसा कहती है कि तुम उसे इग्नोर करो, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिसा अचानक से शेन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लिसा फिर उसे रिंग पहना देती है। फिर शेन भी नील डाउन करता है और उसे प्रपोज करते हुए रिंग दिखाने लगता है कि उसने भी तैयारी करके आया था पर उसने जल्दी कर दी। फिर वो भी लिसा को रिंग पहनाता है और फिर फाइनली दोनों की वेडिंग भी हो जाती है और दोनों की मैरिज बहुत अच्छी चल रही होती है। लिसा अपनी कंपनी का भी काम संभाल रही होती है और तभी अचानक से यहाँ मीटिंग के टाइम पर ही लिसा का पेट दुखने लगता है और वो शेन से कहती है कि हस्बैंड लगता है डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो शेन तुरंत ही फिर बहुत ही नर्वस होने लगता है और हान से कहता है कि तुम एम्बुलेंस को कॉल करो और वो लिसा को कंफर्ट कर रहा होता है उसे किस करते हुए कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, हम लोग अब भी चल रहे हैं। और फिर वो तो उसे ऐसे ही जल्दी से उठा के लेके जाने लगता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।